गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक पुनः स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का पहला पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ का आज वीडियो लेक्चर चौथा है और ये पाठ का अंतिम वीडियो लेक्चर है। इस पाठ में आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कुछ ऐसे पादप होते हैं जो पोषण के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दूसरों पर निर्भर होते हैं। पादप पोषण के लिए विशेष प्रकार के विधि फल होती है, संपोषी पौधे होते हैं और विकासशील क्रिया द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं। परंतु हर चीज में अपवाद आप देखते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं विषमपोषी का व्यवहार भी दर्शाते हैं। उसमें आप देखते हैं कि क्या विषमपोषी के अंतर्गत आपने देखा परपोषी अमरबेल के बारे में कल आपने स्टडी की थी कि अमरबेल किस प्रकार का होता है, क्या उसके गुणधर्म होते हैं, पौधों किस प्रकार से डिपेंडेंट करती है। अमरबेल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न होते हुए भी जिस पौधे पे खड़ी होती है उस पौधे से अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट भोजन प्राप्त करती रहती है, वो आगे बढ़ती रहती है। तो ऐसे कई प्रकार के पौधे भी होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना स्वयं भोजन भी बनाते हैं और दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। उसमें सेकंड टॉपिक आप देखने जा रहे हैं कीटभक्षी पादप। आपको सुनकर ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा आश्चर्य होता होगा कि मतलब आप सोचते होंगे पौधे भी ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। परंतु वास्तव में ऐसे कई पौधे भी होते हैं जो कई प्रकार के कीटों का भक्षण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। छोटे मोटे कीट पतंग आते हैं उनके पास में और उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बाद में उनके जीव द्रव्य या उनमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करके अपना जीवन यापन गुजारते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके उदाहरण आ रहे हैं घटपर्णी, विनस फ्लाई, सनडायू। तो ये पौधे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कीट पतंगों को खा के अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। देखिए मैंने घटपर्णी का डायग्राम बनाया, इसकी आप पत्तियां देखते हैं, इसकी पत्ती पर ऐसे किस प्रकार की कलिका होती है कि एक घटक के समान, घड़े के समान होता है। बंडल कैसा होता है ये देखते हैं ना, इसका पोषण होता है कैसा होता है, घड़े के समान, घड़े जैसा इसका मुख होता है, ये आगे से ऐसा होता है पूरा पोषण। और यहाँ पे क्या होता है, ढक्कन टाइप ऐसा क्लिप होता है। जैसे ही सूक्ष्म जीव या कोई भी कीट पतंग यहाँ पे आता है और कीट पतंग आते हैं, यहाँ पे क्या होता है अंदर की तरफ एक विशेष प्रकार के पतंग के रूप में ऐसा रस पाया जाता है। उस रस से अट्रैक्ट होकर कीट पतंग यहाँ पे क्या आता है, सोने के लिए आता है। जैसे ही यहाँ पे आता है सोता है तो फिर बाद में यहाँ पे क्या होती है, दिखलेगा लगी होती पट्टी जैसे स्प्रे के समय। तो जैसे ही यहाँ के बैठ के सूचने का प्रयास करता है, ये ढक्कन ऊपर से इस पे गिर जाते हैं और कीट क्या हो जाएगा, अंदर धस जाता है और फिर बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कीट मर जाएगा। और मरने से जो बनने वाले जितने प्रकार के जीव द्रव्य है उनको ये पौधे डायरेक्ट इसी द्वारा, ये जड़े द्वारा वापस नलिका द्वारा पौधे पूरे भाग में क्या होता रहता है, पोषण पहुंचता रहता है। तो ये प्रक्रिया बार बार कई प्रकार के जीव जंतुओं को, पहले में कई प्रकार के जीव जंतुओं को, छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाने का काम करते हैं पौधे। तो ये सुन के आपको आश्चर्य होता होगा कि पौधे भी ऐसे होते हैं जो मांसाहारी का काम करते हैं। तो हाँ होते हैं। तो उसके उदाहरण आप याद रखना, घटपर्णी, विनस फ्लाई और सनडायू। तो ये पौधे ऐसे होते हैं। और एक होता है यूट्रोपा, वो भी यूट्रोपा नाम का एक पौधा भी होता है, वो भी इस प्रकार का ही व्यवहार दर्शाता है। तो ये पौधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखे गए क्या, विषमपोषी तथा भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। भोजन के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरों पर निर्भर होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखोगे तो वो उसमें नहीं होगी। तो ये कीटभक्षी पौधों की क्या विशेष विशेषता होती है जो विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे कीड़ों को खा के अपना जीवन यापन करते रहते हैं और लंबे समय तक अपनी वृद्धि को बनाए रखते हैं। अब सेकंड टाइप के आपके सामने आ रहा है, थर्ड टाइप का, वो क्या आ रहा है, मर्तोपजीवी या मर्दजीवी पादप क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मर्तोपजीवी पादप ऐसे होते हैं जो सले गले हार्मोनिक पदार्थों पर उगकर उनसे अपना जीवन यापन क्या करते गुजारते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार कहीं पे भी मतलब मर्द जीव या पेड़ पौधे मर्द हो जाते हैं
या आपने अवशिष्ट पदार्थ को त्याग कर रखा है, तो वहाँ पे ऐसे कई प्रकार के पौधे आपने उगते हुए देखा भी होगा। और वो पौधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में उगते हैं तथा उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हीं से पोषक तत्व जितने भी होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनसे एब्जॉर्ब करते रहते हैं और वृद्धि करते हैं। उसमें उदाहरण देखने को मिल रहा है मशरूम, जिसको अपन बोलते हैं सतरी, कवक, शैवाल, ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृतजीवी पादप का कार्य करते हैं। मशरूम के बारे में आपने सुना भी होगा, जिसको अपन सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, सतरी भी बोलते हैं या थूम भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। अभी वर्षा ऋतु में ये बहुत मात्रा में निकलती है, थूम भी है निकलने का प्रोसेस अभी टाइम शुरू हो गया, वर्षा ऋतु चलती, और इस टाइम आप जाओगे बाहर तो आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार के मशरूम बहुत होते हैं। वो मशरूम भी एक प्रकार का क्या है, पादप है, जो मृत जीवों द्वारा अपने कई प्रकार के पोषक तत्व एब्जॉर्ब करके उनकी वृद्धि एवं विकास करते रहते हैं और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के भिन्न भिन्न कैटेगरी के पौधे होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, विषम पोषी होते हैं, और ये भी परपोषी के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरे पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। इनकी विशेषता दिमाग में रहेगी। आगे अपन देख रहे हैं, इसके बाद में आप क्या आ रहा है, आपके सामने आ रहा है सहजीवी पादप। सहजीवी पादप कैसे होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन बढ़ रहे हैं सहजीवी पादप क्या होते हैं और उसके अंतर्गत किन किन को मेंशन किया जाता है, और उनसे जनरेट होने वाले नए प्रकार की किस्म होती है, वो होती है लाइकन, किस प्रकार से बनते हैं उसको अपन अध्ययन कर रहे हैं। देखिए आगे, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए सहजीवी पादप, सहजीवी पादप के अंतर्गत उदाहरण आपके सामने पेश हो रहा है लाइकेन। लाइकेन एक अच्छा प्रदूषक का सूचक माना जाता है। लाइकेन की विशेषता क्या है, जहाँ पे प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन पैदा नहीं होते, ये बात ना बताना। लाइकेन एक अच्छा प्रदूषक का सूचक होता है। लाइकेन की बात करें तो लाइकेन प्रदूषक का अच्छा सूचक होता है। जहाँ पे भी प्रदूषण होगा वहाँ पे लाइकेन पैदा नहीं होते, आप दिमाग में बात रखना। लाइकेन शैवाल व कवक के बीच की योजक कड़ी क्या है, लाइकेन शैवाल और कवक के बीच की योजक कड़ी की भूमिका निभाते हैं। शैवाल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा कवक पर आधार उनको रहने के लिए आवास प्रदान करते हैं, आधारभूत आवास उनको कवक द्वारा मिलता है। और इस प्रकार से सहजीवी संबंध अपनाते हुए पादप कैटेगरी के अंतर्गत ये भी आते हैं। ये आपने देखा होगा, बारिश ऋतु में पौधों पर विभिन्न रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, पौधों पर विभिन्न रंग के धब्बे बनते हुए दिखाई देते हैं। तो धब्बे अलग अलग प्रकार के कलर के विभिन्न रंग अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनती है। तो डिजाइन बने पौधों पे भी बन सकता है, कभी कभार आपने पत्थरों पे भी देखा होगा, तो पत्थर पे भी होता है, पहाड़ों पे चट्टानों पे भी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो ये किस प्रकार से किस परिघटना पर डिपेंडेंट करती है, लाइकेन और शैवाल का प्रोसेस कवक और शैवाल के आधार पर योजक कड़ी के अकॉर्डिंग होता है। और ये क्रिया ज़्यादातर आपने देखोगे वर्षा ऋतु में होती है। कब होती है, वर्षा ऋतु में देखने को मिलती है। जब वातावरण पूर्ण रूप से शुद्ध होगा, शुद्ध वातावरण में लाइकेन पनपते हैं और जीवन यापन करते हुए आगे फूलते फलते बड़े होते हैं। बाकी जैसे ही प्रदूषण हुआ तो लाइकेन धीरे धीरे अपना ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं सहजीवी संबंध अपनाते हुए पादप अपने जीवन यापन कर सकते हैं, अपना पोषण स्वयं नहीं बना पाते, परंतु डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी न किसी पे दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं और भोजन प्राप्त करके अपना जीवन यापन चला सकते हैं। देखते हैं पौधों में पोषक तत्व किस प्रकार से प्राप्त होते रहते हैं, क्या ट्रेंड होता है, उसको आप समझते हैं कि पौधों में पोषक तत्व की प्राप्ति पुनः किस प्रकार से होती रहती है। मृदा में पोषक तत्व पौधों के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो पोषक तत्व पौधों किस प्रकार से पुनः बार बार प्राप्त होते रहते हैं। तो सबसे पहले कहाँ प्राप्त होंगे, मृदा में। मृदा में पोषक तत्वों की पुनरावृत्ति हुई तभी जाके पौधों को मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। देखिए तो मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति होने का प्रोसेस बताया जा रहा है। एक तो खाद उर्वरक देते रहते हैं, मृदा में समय समय पर खाद उर्वरक आप डालते रहोगे तो जिससे मृदा में जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाते हैं और उसकी अपने आप वृद्धि होती रहती है। और आप देखते हैं
कि जैसे ही मान लो आप लंबे समय तक खेती कर रहे हैं और मतलब उसमें आपने किसी भी प्रकार का खाद एवं उर्वरक नहीं डाला, खाद और उर्वरक यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं, इसमें आप आइडेंटिफाई करोगे खाद क्या होता है और उर्वरक क्या होता है। देखिए, खाद एक जीवाश्म पदार्थ या जीवांश, जबकि उर्वरक एक फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित रसायन। या आपके दिमाग में आता है कि खाद तो क्या होता है, जीवाश्म पदार्थ मतलब जैसे गोबर खाद है, हरी खाद है, केंचुआ खाद है, तो ये सारे क्या खाद है। खाद एक प्राकृतिक रूप से जनरेट होने वाला प्रोसेस है, जबकि उर्वरक को अपन फैक्ट्रियों में बनाते हैं और एक रसायन है। खाद का अपन ज़्यादातर लंबे समय तक अपन प्रयोग करेंगे तो भूमि की उर्वरक क्षमता तथा विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंप्रूवमेंट होती है। जबकि उर्वरकता को आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी और किसी भी प्रकार से काम की नहीं रहती। तो इस प्रकार से अपन डिस्कस करते हैं कि कई प्रकार के ऐसे खाद एवं उर्वरक को अपन समय समय पे सिंचाई करते हैं, उस टाइम में आप डालते रहोगे तो मृदा में अपना पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती रहती है और पोषक तत्व बढ़ेंगे तो अपने आप पौधा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो मृदा में पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, खाद एवं उर्वरक देना नेसेसरी बताया गया है। अब अगला बिंदु दे रखा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा किस प्रकार से पौधों में पोषक तत्व पुनः प्राप्ति होती है। तो इसमें देखते हैं, एक तो एजोबैक्टर और एक राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु लिग्नोसेरी कुल के पौधों में पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता रहता है और मृदा में नाइट्रोजन तत्वों की पौधों में मात्रा को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ना, उनको नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप में पौधों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाइट्रोजन सप्लाई करता रहता है। जब इस जीवाणु की मात्रा मृदा में है तब तो अपना ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती रहेगी और अपना मात्रा बढ़ती रहेगी, परंतु ये जीवाणु डायरेक्ट इनडायरेक्ट मान लो मृदा में समाप्त हो जाता है तो उससे भी मृदा क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है और किसी काम की नहीं रहती है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सीधे देखते हैं तो इसका इफेक्ट पौधों पर भी होता है। जैसे ही नाइट्रोजन की कमी हुई तो कई प्रकार के लक्षण होते हैं, पौधे का विकास, वृद्धि, उनकी वनस्पतिक वृद्धि, फसल की उपजाऊता, तो कई प्रकार के फैक्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड होने से पौधा का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है और जिससे पौधे समाप्त होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से आपका विस्तार रूप से पाठ था कि पौधों में पोषण का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से था। तो एक एक चीज़ को आपने विस्तार रूप से समझने के बाद में आपको एहसास भी हुआ होगा अपने मटेरियल के अंतर्गत आपके जो वीडियो लेक्चर हुए उसमें क्या क्या चीज़ आपको एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन करना है, उसको एक एक चीज़ को व्यवस्थित रूप से समझा के आपके सामने पेश किया गया। एक बार पुनः अपन पूरे पाठ के मटेरियल को आपके सामने दोहरा रहे हैं, फिर बाद में इस पार्ट को अपन क्लोज करेंगे और अगले पार्ट दूसरे पार्ट का अब इंटर करेंगे। दूसरा पार्ट भी दे रखा है प्राणियों में पोषण, यह था पादपों में पोषण और दूसरा पार्ट है प्राणियों में पोषण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। देखिए शॉर्ट में मैं एक बात पुनः दोहरा रहा हूँ। सबसे पहले पोषण के आधार पर जीवों को 2 कैटेगरी में बांटा था, स्वपोषी और परपोषी। फिर बाद में स्वपोषी में पादप आते थे, पादप किस प्रकार से भोजन प्रकाश प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आपने स्टडी किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, किस प्रकार से संपन्न होती है, उसको आपने समझने का प्रयास किया। और फिर बाद में कई पौधे ऐसे भी होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, उसको विषमपोषी के अंतर्गत रखा। विषमपोषी में अलग अलग कैटेगरी आपने पढ़ी, परपोषी, कीट पक्षी, सजीवी और मृतजीवी। 4 प्रकार के जीवों को आपने 4 प्रकार के पौधों को आपने स्टडी किया है, उनके चारों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। और फिर बाद में लास्ट आपका बिंदु रहता है, उसमें आपने देखा था कि मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, खाद एवं उर्वरक देने से तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जैसे जीवाणु या एजोबैक्टर द्वारा पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। तो ये था आज का टॉपिक।
इस प्रकार से पाठ आपका दे रखा था उसको अपने व्यवस्थित रूप से स्टडी की समझने का प्रयास कीजिए। जो भी मटेरियल आपको ऑब्टेन करवाया जा रहा है उसको समझें। जो मैटर आपको समझ नहीं आता डायरेक्ट फ़ोन करके उस चीज़ का समस्या का समाधान करें ताकि आपकी पढ़ाई आगे किसी प्रकार से बाधित नहीं हो। इंपॉर्टेंट बात यह गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।